अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 यानी हीट का चैप्टर है क्लास 9 के लिए। और इस चैप्टर में मैं लिख दूँ क्लास 9। इस चैप्टर में बहुत तवील चैप्टर है, जो शुरू कर दो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक्स हमें बताए गए हैं, जो मैंने देखे हैं, उसमें वो ये आपके सामने टिक हुए हैं। तो जिन बच्चों के पास ये टिक नहीं हुए हैं वो क्लास अपने बुक में इनको टिक कर लें। ये टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना है। इनमें से वो जिनमें से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं उन्हें हम पहले डिस्कस कर लेंगे। रिमेनिंग चाहे जितने आसान लग रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हम चैप्टर आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है ये? हीट का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम हीट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हीट किसे कहते हैं? देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने इससे पहले पढ़ी है। मैं हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ इसमें। हीट को आमतौर पे क्यू से या डेल्टा क्यू से ज़ाहिर करते हैं। आप जो चाहे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप टाइटल पे लिख दें कि हीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, तो उस पूरे पेज पर हीट को एक्स से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है? तो हीट क्या है? अच्छा, काइनेटिक थर्मल थ्योरी क्या कहती है? थर्मल काइनेटिक थ्योरी तो ये थी ना, KMT कहते हैं जिसको, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह वगैरह। उसमें ये था ना कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा हमेशा हरकत करते रहते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फ़र्ज़ करो कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3। अच्छा, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाइब्रेट करने का मतलब ये कि हिल रहे हैं। अच्छा, हिलेगा तो इसके अंदर एनर्जी पाई जाएगी जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को ये वाइब्रेट करता है, इसकी जो एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी। ये पहला मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का नाम है 1 रख देता हूँ। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यानी इसका नंबर दूसरा है, इसका नाम 2 नहीं है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका काइनेटिक एनर्जी Ke2। ये तीसरा मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का नाम मैं रख देता हूँ Ke3। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल्स की है, इसकी है 2 जूल्स और इसकी है 4 जूल। अच्छा, एक सिस्टम है, उसमें टोटल 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं। एक की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, दूसरे की 2, तीसरे की 4 जूल। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एज़ द होल अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों की मिला के जो पूरा ये सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूल्स ही 3 हैं, इसकी टोटल पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो कैसे बताएंगे? इसकी टोटल एनर्जी होगी Ke1 पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस Ke2 प्लस Ke3। तो ये तीनों एनर्जीज़, तीनों मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल एनर्जीज़ को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 7 जूल मेरे ख्याल में। ठीक है, 7 जूल। ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल काइनेटिक। ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होती है दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो अब हीट की डेफिनेशन क्या है? दी total kinetic energy of a system is called heat of that system। अच्छा, डिटेल्ड बेताशा इसकी हो सकती हैं बुक में या नोट्स में, लेकिन असल में यही है। ठीक है, तो ये आपने बता देना, बस ये काफ़ी है। तो क्या है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें पाए जाने वाले हर मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन सबको ऐड करना है तो फिर हमें पता चल जाएगा हीट ऑफ दैट सिस्टम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड क्योंकि एनर्जी है इसलिए इट्स यूनिट इज़ जूल। जूल होती है इसकी एनर्जी, इसका यूनिट। ठीक है जी, समझ में आती है ये बात? तो ये हो गया हमारे पास हीट का एक कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर।
टी से इसे ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, आम तौर पे 9th में और 10th में हम ये बताते थे कि कैपिटल टी से केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, बात एक ही है, टेम्परेचर। अच्छा, अब हमारे कुछ बच्चों को ये भी मसला रहेगा कि यार ये टी जो है इससे तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो छोड़ो भाई इसको, मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये टी। अच्छा, अब वापस आओ ज़रा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैं एक लंबी चौड़ी बहस इस पर कर सकता हूँ कि टेम्परेचर ये होता है या टेम्परेचर वो होता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी बहस की। वापस आए ज़रा इधर, ये कितने हैं इस सिस्टम में, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 2 3। एक की काइनेटिक एनर्जी 1, एक की 2, एक की 3। तो काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3। अच्छा, इन सब को जब ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 7। मैं कहूँ कि भाई इसका एवरेज निकालो, एवरेज कैसे निकलेगा? तो एवरेज का तरीका क्या होता है? ke1 पहले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी प्लस ke2, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी प्लस ke3, तीसरे मॉलिक्यूल की हैं ही 3 मॉलिक्यूल, तो तीनों की एनर्जी को ऐड कर दिया मैंने। और अगर 100 होते तो मैं 100 की एनर्जी को ऐड करता, और n मॉलिक्यूल्स होते तो n मॉलिक्यूल्स को की एनर्जी को ऐड करता। अब कितने हैं ये? पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है, तो जितने ये हैं उनसे डिवाइड कर दिया 3, तो ये क्या निकलेगा? एवरेज। ठीक है, एवरेज एनर्जी निकल आएगी। कौन सी वाली? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज के लिए ना ये निशान डालते हैं ना ऊपर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? पहले मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी को ऐड करना है, और क्योंकि ये 3 हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 से डिवाइड करना है। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होती है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ system is called temperature of that system। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर। अब पहला डिफरेंस बताएं कि क्या होता है इन दोनों में। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिए जाएं तो डिफरेंसेस में यहाँ लिखेंगे आप हीट, और यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर। ओके, पहला डिफरेंस क्या है? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये सम ऑफ काइनेटिक, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। अब डेफिनेशन लिखिएगा, मैंने मैथमेटिकल ये फार्मूला की फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक में फार्मूला फॉर्म को हम ऐसे एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने आपके सामने किया नहीं है, आप ऐसे ना लिखें। तो पहली जो डिफरेंस है वो तो इनकी डेफिनेशन है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका यूनिट है जूल, और इसका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन। ठीक है, तो आम तौर पे हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर नोट्स में लिखा होता है केल्विन, तो आप केल्विन लिख दें, बात एक ही है। वरना कोई बच्चा अगर लिखेगा कि इसका यूनिट सेंटीग्रेड है तो भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा लिखता है फ़ारेनहाइट तो भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा इसे कहता है कि ये केल्विन है तो मुझे वो भी ठीक करना है। कोई तीनों लिख देता है तो भी मैं इसे ठीक करूँगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और तीसरा डिफरेंस अगर लिखना पड़े, अब डिफरेंसेस आमतौर पे 3 लिखे जाते हैं, तो अगर तीसरा डिफरेंस, अब मुझे नहीं पता डिफरेंसेस के क्वेश्चन इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन पता होना चाहिए। तो हीट इज़, इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट को कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। कैलोरीमीटर आप जब अभी लैब कर रहे थे तो कैलोरीमीटर से रखे हुए थे। कैलोरीमीटर इस शक्ल का एक गिलास होता है ना, येलोइश सा रंग। जब मैं पेंडुलम का प्रैक्टिकल करवा रहा था तो ब्रास मैंने एक नाम बताया था ना आपको, तो ब्रास का वो आपको कलर याद है? थोड़ा येलो येलो सा था ना, एक तो स्टील का था, एक एल्यूमिनियम का था, और एक थोड़ा डल सा था, येलो सा। उस कलर के गिलास होता है, बस ये गिलास होता है इतना बड़ा। आप समझ लें कि बीकर जो है वो शीशे का बना होता है और ये ब्रास का बना होता है, ये कैलोरीमीटर कहलाता है। तो हीट मेजर की जाती है कैलोरीमीटर से, और टेम्परेचर मेजर, इसे आप लिखेंगे इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब आपका जो क्लास असाइनमेंट है वो ये है कि आपने पहले तो चैप्टर 11 की हेडिंग डालनी है, उसमें आपने हीट लिखना है, हीट की हेडिंग डालनी है, हीट की डेफिनेशन लिखें,
और बता दें कि इसका यूनिट ये होता है। और उसके बाद आप टेम्परेचर की हेडिंग डालें, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखें और टेम्परेचर का यूनिट, इट्स यूनिट इज़ केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी होता है, पूरा लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपने डिफरेंसेस की हेडिंग डालनी है, डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। और फिर उसके बाद आपने तीनों लिख दिए, दोनों डेफिनेशन, दोनों के यूनिट का डिफरेंस और दोनों को मेजरमेंट का डिफरेंस, ये सब आपने लिख देना है। तो ये आपका पूरा हो गया। अच्छा, अब हीट मेजर करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो थर्मामीटर्स होते हैं। थर्मामीटर में आपको याद हो कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह होता है, तो उसके हिसाब से ये थर्मामीटर बनाए गए हैं। अच्छा, जो लिक्विड होता है, कहते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो इनफैक्ट ये जो जुमला है, ये कहना ऐसे चाहिए कि लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, नहीं, ये बात गलत है। आपको ये कहना चाहिए कि लिक्विड जिस टेम्परेचर पे जम जाता है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? थोड़ी सी नहीं आई? अच्छा, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसे। अच्छा, दूसरी बात आपको कही जाती है कि लिक्विड जो है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो ये बात भी थोड़ी सी चेंज कर दें आप इस स्टेटमेंट को। जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करता है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। हुआ ये कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि एक ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर कुछ भी लिखने के बजाय, अच्छा, ये एक ट्यूब बनाई, इसे पेन की शक्ल दे दी इन्होंने, ठीक है। नीचे मरकरी बल्ब लगा दिया, चलो ऐसे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कोई भी चीज़ भर दी, ये जो मुझे याद पड़ता है इन्होंने मरकरी भरा था, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने कि इसे पानी में रखा, बर्फ़ में रखा। अच्छा, बर्फ़ में रखा तो क्या हुआ कि ये जो मरकरी था ये सुकड़ के श्रिंक हो जाती है ना चीज़ें बर्फ़ में ठंडा करने पे, तो इस ये ठंडा किया, ये श्रिंक होके सुकड़ के यहाँ तक आ गया। अच्छा, जहाँ ये आया वहाँ पे उन्होंने ऐसे लकीर लगाई और यहाँ लिख दिया 0, तो इसलिए ये कहलाने लगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये समझने लगे कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होता है, लेकिन इनफैक्ट बात ये थी कि जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज़ होता है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, इसे गर्म करना शुरू किया। तो यहाँ से इसे हीटअप किया इन्होंने, और जब हीटअप करना शुरू किया तो ये पानी, बर्फ़ पिघल गई और पानी गर्म होना शुरू हुआ। जब ये गर्म होना शुरू हुआ तो ये जो पारा था, ये जो Hg था मरकरी, ये फैलना शुरू हो गया। फैलेगा तो अब जाएगा किधर, इसके पास रास्ता ही है, तो ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया इसके, ठीक है। ये चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, एक वक्त आया कि पानी खौलने लगा। अब पानी जब खौलने लगता है ना, उसके बाद आप जितना चाहे गर्म करें, मरकरी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, एक ख़ास जगह पे आके रुक जाएगा। तो मरकरी यहाँ आके रुक गया। अब हुआ ये कि मरकरी इससे ऊपर जा नहीं रहा था, पानी खौल रहा था। तो हमें पता चल गया कि भाई एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके बाद पानी का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया और यहाँ उन्होंने लिख दिया कि ये जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यूँ आपको पता चला कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद इन्होंने इसके डिवीजन्स कर दिए इक्वल, तो हमारे पास थर्मामीटर ईजाद हो गया, ठीक है। ये है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ में आई है? तो टेम्परेचर और इसकी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आ लिक्विड क्या होता है, तो अक्सर जब पूछते हैं बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। भाई तो वो हर लिक्विड का थोड़ी होता है, पानी का होता है वो तो सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं हूँ या आप हूँ, जो इस ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर क्या है, एयर है। अच्छा, मैं कल परसों इसे देख भी रहा था कि हवा ये अब ज़मीन है और इसके ऊपर ये एयर। अच्छा, जब आप यहाँ आके खड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर इतनी एयर मौजूद है, ठीक है। उस एयर का ज़ाहिर है आपके ऊपर वेट भी लग रहा है,
ठीक है, जो कि फोर्स की सूरत में ज़ाहिर होता है। आप पे जो एयर आपके ऊपर है एटमॉस्फेयर की, उसका एक प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो वज़न आपके ऊपर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। किसका? हवा का जो है। तो ये लिक्विड्स के ऊपर भी होता है। तो यहाँ से आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप क्या करते हैं? यहाँ से हीट देते हैं, इसे हीट देते हैं ना, तो यहाँ से वेपर्स उठते हैं। तो ये जो वेपर्स होते हैं इनका भी एक प्रेशर होता है, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड खौलने लगता है। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वेयर इट्स वेपर pressure becomes equal to its atmospheric pressure is called temperature of a liquid। बात समझ में आई थोड़ी सी कि नहीं आई है भाई? ठीक है, अच्छा, समटाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस किया जा सकता है। एक्टिविटी, एक अच्छी सी एक्टिविटी क्लास में किसी टाइम पे की जाती थी, अब आजकल पता नहीं आप लोगों ने की है या नहीं। जो एक राउंड या लॉन्ग नेक वेसल होती है, केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, इसमें पानी आप भरते हैं। ठीक है, पानी भरने के बाद आप इसे गर्म करें, ये खौलने लगेगा। जब ये खौलने लगे तो ऊपर से कॉर्क बंद कर दें। ठीक है, आपने इसको ढक्कन बंद कर दिया। अच्छा, और ये जो चूल्हा नीचे लगा हुआ है, कुछ भी अवन वगैरह है, फ्लेम उसको ऑफ कर दें। ठीक है, अच्छा, अब आपने कॉर्क भी लगा दिया, पानी नीचे खौल रहा था, अब पानी ठंडा भी होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में वो खौलना बंद कर देगा। ठीक है, खौलना बंद कर दें। अब खौलना जब बंद कर दें तो इस कॉनिकल फ्लास्क को उलट दें, और उलट के मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के उलट लें। उसको उलटने के बाद ऊपर से इसमें पानी डालें। ठीक है, ये आपने पानी का नल इस पर खोल दिया। जैसे ही आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे, पानी दोबारा खौलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि अंदर से स्टीम तो निकल चुकी थी। ठीक है, एयर आपने बाहर निकाल दी थी। जब आप गर्म कर रहे थे तो अंदर स्टीम बनी, स्टीम ने क्या किया? एयर को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से, और ऊपर से आपने कॉर्क बंद कर दिया। अब कॉर्क बंद कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो अब इसका वो टेम्परेचर, वो बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो खुद ही से रिड्यूस्ड होकर 90-80 पर आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी होती थी जिसे हम करते थे। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। आज आपने क्या पढ़ा है? टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी है, हीट की टेम्परेचर पढ़ी है, डिफरेंस बिटवीन बोथ किया है। आपने अंडरस्टैंड किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है, थर्मामीटर को अंडरस्टैंड किया, और आपने टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ली। तो अब आपने क्या करना है? असाइनमेंट नंबर 10.1 लिख के उसमें हीट की डेफिनेशन लिखनी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है, डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर लिखना है, और आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है और इसे सबमिट कर देना क्लास में। ठीक है, तो इसे रात तक जमा करवा दीजिएगा। और थैंक यू वो बच्चे जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनको बताएं कि भाई नहीं, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 9th के हवाले से। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।